दोस्तों नमस्कार। बीती रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। जब संपूर्ण दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में शांति थी, लोग सो रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के माध्यम से सीज फायर की एक तरह से घोषणा कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए अगले 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए सहमत हो गए। उनके पोस्ट के चंद घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया गया। दोनों तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के प्रयासों के तहत 2 हफ्ते के सीज फायर को स्वीकृति दी गई। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, इस युद्ध से ट्रंप को क्या हासिल हुआ, इस युद्ध से इजराइल को क्या हासिल हुआ, इस युद्ध से विश्व समुदाय को क्या हासिल हुआ। क्योंकि जब एक तरफ 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की जाती है, उसके बाद जिस तरह की शर्तें अमेरिका की तरफ से पहले से लगाए जाने की बातें आ रही थी, और वो शर्तें दरअसल ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए और ईरान उस पर अपना नियंत्रण खत्म करे। खोलने के लिए तो ईरान तैयार हो गया, लेकिन अपने नियंत्रण को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिकी तेल पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते थे और इसका ऐलान भी वो सार्वजनिक तौर पे कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि इस तरह की चीजें उसमें हो। इसके साथ ही ईरान में रिजीम चेंज की कोशिशें की गई, वो भी नहीं हुआ। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिशें की गई, अब तक की शर्तों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकने या उसे सीमित करने की जो कोशिशें थी, उस पर भी युद्ध विराम की शर्तों में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि ट्रंप प्रशासन को इससे क्या हासिल हुआ और विश्व समुदाय ने इस युद्ध के बाद एक अलग तरह की विश्व व्यवस्था में खुद को देखने के लिए क्या क्या हासिल किया। अब ये तमाम विचार विमर्श 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाले टेबल टॉक पर जाकर टिके हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उसमें एक तरह से उन्होंने ईरान को एक ऑफर दिया, टैरिफ में रिलीफ का ऑफर, दूसरे संसाधनों का ऑफर। और उस ऑफर के बदले में जो शर्तें उन्होंने रखी, उसमें साफ साफ कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर संवर्धन के, यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को एक तरह से रोक दे और इसके साथ साथ न्यूक्लियर डस्ट की सफाई में अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। ईरान की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको लेकर यह युद्ध हुआ, इजराइल, जिसके लिए नाक का सवाल बना हुआ था ईरान, उसकी तरफ से अब तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है जिससे विश्व समुदाय को यह यकीन हो कि यह मामला यहीं पर खत्म हो गया है। इजराइल को भी इस युद्ध से क्या हासिल हुआ, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सवालों का जवाब स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ही दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर भारत के पूर्व विदेश मंत्री, दो प्रधानमंत्रियों की सरकारों का हिस्सा रहे यशवंत सिन्हा जी हैं। तो चलते हैं सीधे यशवंत सिन्हा जी के साथ। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि इस युद्ध के बाद क्या ईरान की एक तरह से जीत हो गई है इस सीज फायर में? क्या हासिल हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को? मुझे लगता है कि सवाल ये उठाना चाहिए है इस समय कि किसको कितना नुकसान हुआ है जी। और हासिल कुछ किसी को नहीं हुआ है। नुकसान सबको हुआ है। नुकसान अमेरिका को हुआ है, नुकसान ईरान को हुआ है और नुकसान उन सब देशों को हुआ है जैसे भारत, जो आयाती तेल पर निर्भर करते हैं, एलपीजी वगैरह पर निर्भर करते हैं। तो सबका नुकसान हुआ। लड़ाई बहुत दिन चली, 40-41 दिन लगभग, और उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई है। आपने ठीक ही कहा कि युद्ध विराम की घोषणा शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया एक ट्वीट के जरिए। और ये ठीक भी हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि ईरान और इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 4 दिन का, तो उन्होंने सीज फायर की घोषणा की।
जी। अब की पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की और उसके बाद तब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ईरान की जीत हुई है। जी। ईरान की शर्तों को माना गया है। आगे ईरान मजबूती के साथ नेगोशिएट करेगा, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट करेगा। और ट्रंप को कुछ हासिल इसमें नहीं हुआ। ईरान को बर्बाद करने की उन्होंने कसम खाई थी, काफी कुछ बर्बाद किया उन्होंने। हाँ। अब वो अपनी जीत का दावा ये कह के कर रहे हैं, और उनके जो आर्मी के चीफ हैं वो ये कह के कर रहे हैं, रक्षा मंत्री ये कह के कर रहे हैं कि हमने ईरान की फौज में एयरफोर्स को नष्ट कर दिया, ग्राउंड में इतना कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो तुम जब जीत ही गए थे तो फिर ईरान की शर्तों क्यों मान रहे हो? जी। यूएस जो था, ये अमेरिका, वो इस युद्ध को स्टार्ट करके फंस गया था। और इतने दिनों के बर्बादी के बाद ट्रंप ने एक रास्ता निकाला। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि इस युद्ध की समाप्ति उसी दिन होगी जिस दिन ट्रंप ये घोषणा कर देंगे कि हम लोग जीत गए। तो ट्रंप ने कर दिया दुनिया को घोषणा कि हम जीत गए हैं। ईरान ने कह दिया कि हम जीत गए, दोनों जीत गए और जंग खत्म हो गई। लेकिन आप जंग खत्म होने की बात कर रहे हैं, हम लोग शुरू से पिछले 40 दिनों से यही देख रहे थे कि एक तरफ थोपा हुआ युद्ध था ये ईरान के ऊपर। इजराइल की अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, क्योंकि पिछले वर्ष एक सीमित युद्ध इजराइल बनाम ईरान हुआ और उसमें ईरान की ताकत को कमतर आंकने की कोशिश में इजराइल को एक तरह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद ट्रंप ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। प्रतिष्ठा के सवाल बनाने के साथ साथ ही ये हुआ कि बार बार उनका गोल पोस्ट चेंज होता रहा। पहले उन्होंने कहा कि ये रिजीम चेंज है, अस्थायी शांति मध्य एशिया में होनी चाहिए, मिडिल ईस्ट में होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ईरान के तेल पर कब्जा करना है। उसके बाद मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आता हुआ दिखा और किसी भी मामले में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। ऊपर से पाकिस्तान की मध्यस्थता, जो कई लोगों को नागवार गुजर सकती है कि आखिर पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता कर रहा है किसी मामले में, तो वो शांति कितनी अस्थायी हो सकती है भला। एक वो मुद्दा है। तीसरी तरफ दुनिया की जो उभरती हुई वैश्विक ताकतें हैं, अगर अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें तो 2015-16 तक भारत जैसा बड़ा देश भी एक बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर उभर रहा था। लेकिन आज की तारीख में भारत के साथ साथ चीन और रूस भी एशिया के अंदर बड़ी ताकतें हैं। तो इन सब के रहते हुए एक तरफ से दुस्साहस किया था ट्रंप ने। उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, वैश्विक परिस्थितियां, सामरिक और आर्थिक दोनों ही मसलों पर सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप वित्त मंत्री भी रहे, अब आपको किस तरह से बदलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ईरान कहते हैं, इजराइल अमेरिका का पिछलग्गू देश है ना। जी। पूरी तरह से क्लाइंट स्टेट है अमेरिका का। इजराइल की अपनी कोई हैसियत नहीं है। इस युद्ध में भी अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया होता तो इजराइल को और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। जी। लेकिन उसके बावजूद इजराइल की जो आकांक्षा, इच्छा है, वो क्या है? एक तो ये है कि अपनी टेरिटरी बढ़ाओ और भूमि पर कब्जा करो, और दूसरा ये है कि मध्य एशिया में सबसे ताकतवर देश बनो। जी। तो सबसे ताकतवर देश बनने में रोड़ा कौन था? सीरिया समाप्त हो चुका, इराक समाप्त हो चुका, तो बचा था ईरान। जी। तो इसलिए मेरा भी मानना है और कई लोगों का मानना है कि नेतन्याहू ने ही उकसाया ट्रंप को कि ईरान के ऊपर आक्रमण करो, और उसके बहकावे में आकर उन्होंने ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया, दोनों ने मिलकर। तो इसमें उनको नुकसान ही नुकसान हुआ। जी। ईरान को तो जो नुकसान होना था वो तो हुआ ही। अमेरिका की प्रतिष्ठा में एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उन्होंने ये तय किया, आपको याद दिला दूं मैं, कि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व में एक नया
रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बना और जी। उसकी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, सुरक्षा परिषद को। अब ट्रंप ने एक तरह से इस जो एस्टैब्लिश्ड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था उसको इस युद्ध में समाप्त करने की कोशिश की और पैक्स अमेरिकाना एस्टैब्लिश करने की कि हम जो चाहेंगे जी। विश्व में होगा। उसमें उनको सफलता नहीं मिली। ईरान ने जो शर्त रखी है वो ये रखी है कि जो समझौता होगा आगे चलकर पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच में और तीनों देशों के बीच में जिसमें इजराइल भी होगा, तो इस समझौते की गारंटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ले जी। और वो इस बात पर इंसिस्ट करेगा अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से प्रस्ताव पारित हो जाता है तब ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा इसको प्राप्त हो जाएगा और कोई भी इसका वायलेशन करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर दोषी होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ईरान ने ये प्रस्ताव रखा है कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाए और वहां से इसको पास कराया जाए। तो जो एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर जो रूल बेस्ड नहीं था, जो ट्रंप बेस्ड था, उसको ईरान ने स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है कि दुनिया के अब जो खास करके रूस और चीन की बात कर रहे हैं तो रूस और चीन कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो और अमेरिका की दादागिरी इसमें नहीं चले। देखिए, इसमें हम सब समझने की कोशिश करें कि रूस चीन ने प्रत्यक्ष रूप से कहीं हस्तक्षेप नहीं किया इस युद्ध में, लेकिन सब लोग इस बात को जानते हैं कि ईरान को जो आर्म सप्लाई हो रहा था वो रूस के थ्रू आ रहा था। इसीलिए इसको ट्रंप को कहना पड़ेगा कि अगर कोई ईरान को आर्म सप्लाई करेगा तो उस पर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। तो वो टैरिफ का धौंस दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान जो है उसको मदद मिली इन दोनों देशों से। ये दोनों देश खामोश रहे, शांति की अपील करते रहे, लेकिन सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। और पाकिस्तान के ऊपर बहुत भरोसा है, फील्ड मार्शल मुनीर के ऊपर ट्रंप साहब का बहुत भरोसा है। उनको 2 बार उन्होंने व्हाइट हाउस में बुला के लंच खिलाया है। तो इसलिए पाकिस्तान को इसमें मध्यस्थता करने का अवसर मिल गया और आगे चलकर जो बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में वो भी पाकिस्तान में ही होगी 10 अप्रैल को शायद। हाँ, तो कल ही बातचीत होगी। तो इसलिए परसों 10 को। हाँ, तो इसलिए इसमें बहुत बातें स्पष्ट हुई हैं। एक हुआ, सबसे बड़ी बात जो हुई वो यही हुई कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। नंबर 2 ये हुई कि उस इलाके में, मध्य एशिया में इजराइल की दादागिरी नहीं चलेगी। तीसरा ये हुआ कि सारी ताकत लगाने के बाद भी अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पाए। ईरान अभी भी डट कर खड़ा है, उसका नुकसान हुआ है लेकिन वो डट कर खड़ा है और सबसे बड़ी ताकतों का उसने सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। तो ईरान की प्रतिष्ठा मैं मानता हूं कि इस पूरे मामले में बहुत बढ़ी है और आगे चलकर, जैसा मैंने कहा, ईरान नेगोशिएट करेगा फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। एक सवाल, इससे बड़ा बुनियादी सवाल जो हम जैसे छात्रों के मन में, पत्रकारिता के छात्रों के मन में उपजता है, वो ये है कि 91 के बाद जब यूनिपोलर वर्ल्ड की अवधारणा अस्तित्व में आई, खास करके यूएसएसआर के विघटन के बाद, और कहा गया कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड में एक तरफ अमेरिका है और सबको अपने आर्थिक और सामरिक हितों के लिए उसके साथ अपने संबंधों को बेहतर करना हो। ईरान युद्ध ने क्या चीन और रूस को लेकर के एक फिर से नई वैश्विक भूमिका को तैयार कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है। और आप देखें ना कि पिछले वर्षों में अगर गौर फरमाएं आप, तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि चीन अब क्या हिंदुस्तान से कम्पीट कर रहा है? नहीं। चीन क्या ईरान से कम्पीट कर रहा है? नहीं। आज चीन कम्पीट कर रहा है
अमेरिका के साथ, जी और कई मामलों में वो अमेरिका से भी आगे है। टेक्नोलॉजी के कई मामलों में वो अमेरिका से भी आगे है, और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना हुआ है चीन। तो विश्व की जो व्यवस्था बनी है, चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, उसमें चीन की बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका से किसी को कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। एक जमाना था जब लोग समझते थे कि अमेरिका जो है वो भारत को खड़ा करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि चीन का मुकाबला भारत कर सके। अब वो स्थिति नहीं है। अब चीन, ट्रम्प जा रहे हैं ना चीन, जी जिनपिंग से मिलेंगे ना, शी जिनपिंग से, तो वो अब जो स्थिति है, अब क्यों नहीं है, जरा ये भी बता दीजिए सर कि वो स्थिति क्यों वो नहीं है। स्थिति बदल गई। अब जो है अमेरिका को भारत की आवश्यकता नहीं है चीन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे बात करके और वो उससे दोस्ती करना चाहता है। और G2 की बात हो रही है कि विश्व को अब 2 देश चलाएंगे, जिसमें एक अमेरिका होगा और एक चीन होगा। तो भारत का एक जो बड़ा एडवांटेज था कि हमको दुनिया के देश, और खास करके पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका, जो बराबर मदद करेगा सैन्य दृष्टिकोण से भी, वो इसलिए करेगा क्योंकि वो चाहता है कि हम चीन के मुकाबले खड़े रहें एशिया में। वो अब बात नहीं रही। इसलिए भारत को मैं मानता हूं कि अपनी पूरी जो रणनीति है उसको बदलना पड़ेगा, सिक्योरिटी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, विदेश नीति बदलनी पड़ेगी, और ये तय करना पड़ेगा कि आगे चलकर हमारी क्या भूमिका होगी। और इसी में मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि दुनिया के सारे देशों में जब से हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने एक लीडरशिप भूमिका निभाई थी, जिसमें कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस जो थे, आपस में लड़ रहे थे, उनको बैठाकर उन दोनों के बीच में समझौता कराया। ये एक बड़ा काम भारत किया करता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम एक निकम्मे देश को दे दिया गया जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, वो आज दुनिया का चौधरी बना हुआ है, और दोनों देशों को के बीच में वो समझौता करा रहा है। और आगे जो बातचीत होगी वो उसकी राजधानी इस्लामाबाद में होगी। तो अब भारत को और मोदी जी को सोचना है कि भाई हम कहाँ खड़े रहे। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हमारे विदेश मंत्री ने, जब उनसे पूछा गया, आपको याद होगा, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दलाल नहीं, हम दलाली नहीं करते हैं। ये क्या बेतुका बयान था भाई। इसका मतलब कि सबसे बड़े दलाल इस दुनिया में जो हुए हैं वो पंडित नेहरू थे, क्योंकि उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बराबर प्रयास किया, तो वो दलाल हो गए। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही हाल आज भारत का है। और हम लोगों को इस पर, भारत देश को विचार करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है कि हम क्यों पीछे पड़ गए और क्यों हमारी सारी लीडरशिप जो थी वो खत्म हो रही है। नहीं, आपने चूंकि इस विषय की चर्चा कर ही दी है, तो इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही मौजूद सवाल है जो मैं चाहता हूं कि आपसे ले ही लूं। आप जब सत्ता में थे, इस सदी की शुरुआत की बात मैं कर रहा हूं, उस वक्त एक कॉन्सेप्ट आया था इब्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का एक ट्रोइका बना था। वो इब्सा, उस इब्सा को ब्रिक्स बनाने की पहल आपके समय ही शुरू हुई, जो मनमोहन सिंह के समय में जाकर मुकम्मल हुई। फिर उस ब्रिक्स को आर्थिक ताकत देने के लिए ब्रिक्स बैंक तक का मामला हुआ, जो पहुंचते पहुंचते तब तक मोदी सरकार आ गई, और लगा कि वाकई पूरे विश्व स्तर पर एक चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया, यानी अमेरिकी प्रभुत्व को चैलेंज करने वाली या अमेरिकी प्रभुत्व को एक तरह से रोकने वाली, सीमित करने वाली प्रक्रिया अब यहां से शुरू होगी। बावजूद इसके ये देखा गया कि उस ब्रिक्स बैंक की स्थापना वो एक तरह से चीन के हितों का संवर्धक भर साबित हुई। वो जैसे एडीबी बना हुआ है आसियान के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उस तरह की भूमिका में वो ब्रिक्स नहीं आ पाया। और उस वक्त भी कई सारे डिप्लोमेट्स ने और आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से भारत का फेल्योर है। आर्थिक नीति और विदेश नीति दोनों का एक सामूहिक फेल्योर है कि ब्रिक्स में हम अपने स्टेक को
लॉजिकल तरीके से बरकरार नहीं रख पाए। क्या आपको लगता है कि जब जो बात आप कह रहे हैं कि अब सीधे सीधे G2 की बात होगी, यूएस और चाइना की बात होगी, उस परिस्थिति में एक तरफ हमारे चाइना है जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ जो हमारे अच्छे संबंध वाले देश हैं मसलन ईरान, इजराइल वगैरह, उनके बीच हम कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए, चौथी तरफ हमारे जो दूसरे कंट्री हैं वहां इस तरह का शासन आ गया है, मसलन बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में, म्यांमार जैसे देशों में इस तरह का शासन आ गया है, खास करके नेपाल को भी इसमें ऐड कर लें, जिसके साथ हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात नहीं है। तो भारत जैसे देशों के लिए नई वैश्विक व्यवस्था आपको कैसी जान पड़ती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा टेस्ट कब हुआ था? इसका सबसे बड़ा टेस्ट हुआ था जब भारत पाकिस्तान में 4 दिन वाला युद्ध हुआ था। उस समय कौन देश भारत के साथ खड़ा हुआ? 2 देश कम से कम, तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ आए, लेकिन भारत के साथ एक अफगानिस्तान के तालिबान को छोड़कर और थोड़ा बहुत इजराइल, कोई देश साथ नहीं आया। तो हम तो उसी समय कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गए। और ये जो पता नहीं कितने देशों में मोदी जी का भ्रमण हुआ था और इतना उसका प्रचार हुआ था, उसका नतीजा देखने को नहीं मिला, कोई उसका लाभ भारत को नहीं मिला। तो इसलिए धीरे धीरे कर मुझे यह लग रहा है कि भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकुचित होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है दूसरे देशों की तुलना में। और सबसे हमारे लिए जो अफसोस की बात है वो ये है कि पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट स्टेट आज ट्रम्प का डार्लिंग बना हुआ है और वो मध्यस्थता करके इस युद्ध को रुकवा रहा है, और आगे जो बातचीत होगी वो इस्लामाबाद में होगी। तो हम किस बात के विश्व गुरु हैं? सर, इसी पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। मुझे याद आ रहा है हमारे इलाके में, भोजपुरी इलाके में एक कहावत कहते हैं लोग, मांस की पोटली का गिद्ध रखवाल। मतलब कोई मटन खरीद के ले जाके और गिद्ध को रखवाली की जिम्मेदारी दे दे। ये उसी तरह की परिस्थिति दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, दूध को बिल्ली की रखवाली में छोड़ दे जी। तो ये अब हमको भारत को केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं, ये मामूली बात है, ठीक है, कर लो मध्यस्थता जो करनी है। मैं ये कह रहा हूं कि जो विश्व की परिस्थिति बन रही है उसमें भारत कहाँ खड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके बारे में गंभीरता से हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम कहीं पूरी तरह से तो आइसोलेट नहीं हो जाए। आपने हमारे इमीडिएट नेबरहुड की बात की, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, लेकिन बांग्लादेश है। मुझे संतोष इस बात का होता है कि बांग्लादेश का जो नया रेजिम आया है वो बहुत परिपक्वता दिखा रहा है, और भारत से भी और बांग्लादेश की तरफ, दोनों तरफ से पहल हो रही है कि संबंधों को सुधारा जाए। मैं आशा करता हूं कि जो नया रेजिम आया है नेपाल में, उसके साथ भी संबंधों को सुधारने के बारे में बातचीत होगी। लेकिन हम अभी तक ये जो बात थी कि हमारे पड़ोस में ही हमको कोई नहीं पूछ रहा था, बाकी विश्व की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो मोदी जी ने इतना जो इन्वेस्ट किया था, टाइम, मनी, खास करके अमेरिका को साधने की कोशिश में, उसका आखिर क्या हुआ? एक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जाके और ट्रम्प को एक तरह से फंसा लेता है और आप टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाए। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं सर, ईरान का पुनर्निर्माण, क्योंकि युद्ध तो एक तरह से ईरान की धरती पर ही लड़ा गया है और बहुत तबाही हुई है वहां पर। अमेरिका आर्थिक रूप से और वैश्विक स्तर पर साख की दृष्टि से नुकसान में गया है। इजराइल और ईरान आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, हर तरह से इस युद्ध में नुकसान में गए हैं। उनके यहाँ लोग हताहत भी हुए। और चूंकि आप एक ऐसे दौर में भारत के विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, जिस दौर में अफगानिस्तान में भी इसी तरह की स्थिति थी, तालिबान के पुराने रिजीम को खत्म करने के लिए जब अमेरिका आया था 9/11 के बाद, उस वक्त आप ही लोगों का फैसला था कि हम संसद का निर्माण करके देंगे वहां पर। अफगानिस्तान में संसद का निर्माण आपके समय की सरकार ने फैसला लिया कि उसकी संसद हम बना कर देंगे, और दुनिया के दूसरे देशों ने भी वहां कुछ कुछ पुनर्निर्माण में मदद की।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी के लेवल पर जो भारत की साख गिरी है, क्या पुनर्निर्माण कार्यों के भीतर, ईरान के भीतर भारत अब अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर पाने की स्थिति में आपको दिखाई देता है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता आज की तारीख में वहां पर रिकंस्ट्रक्शन है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अफगानिस्तान में बहुत नुकसान हुआ था। मैं स्वयं अफगानिस्तान गया था जी और उस नुकसान को अपनी आंखों से मैंने देखा था। तो बाकी तो हमने जो कुछ किया अफगानिस्तान के लिए वो किया, लेकिन एक बार मुझे पता चला कि अफगानिस्तान की जो मजलिस है, उनकी जो पार्लियामेंट है, वो तंबू के वाले एक तरह से शामियाने के अंदर बैठ रही है। तब मैंने तुरंत फोन करवाया अपने एम्बेसडर को जो अफगानिस्तान में थे, काबुल में, और मैंने उनको कहा कि जाकर ऑफर करो कि हम उनका संसद भवन बनवाएंगे। अफगानिस्तान ने उस ऑफर को स्वीकार किया और हम लोगों ने फिर उस भवन का निर्माण किया जो कि आज अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है। उतना ही नहीं किया, जब मैं अफगानिस्तान गया तो हम लोगों ने हर तरह से अफगानिस्तान की, एक सलमा डैम था वहाँ, इस्माइल खान थे वहाँ के गवर्नर, उन्होंने हमसे कहा कि सलमा डैम को आप कंप्लीट करवा दीजिए। मैंने तुरंत टीम भेजी और सलमा डैम को भारत ने कंप्लीट करवाया। बल्कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सलमा डैम को उद्घाटन करने और पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए स्वयं काबुल गए। तो ये काम हम लोगों ने उस समय किया था। इस समय भारत की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तुरंत एक ऑफर करें ईरान को कि उसके जो पुनर्निर्माण का काम होगा, रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, रिवाइवल का काम होगा, उसमें हर तरह से हम मदद को तैयार हैं। उसमें हम टेक्नोलॉजिकल मदद देंगे, उसमें हम कंस्ट्रक्शन में मदद देंगे, उसमें हम फाइनेंशियल मदद दें। ये सब भारत को करना चाहिए, जबकि ये सीज फायर जो अभी 3 हफ्ते का है वो पूरा सीज फायर बन जाए। तो जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थापित वैश्विक ताकतें हैं, उनके लिए साख का सवाल बन गया है सीज फायर, और नई विश्व व्यवस्था किस तरह की होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ईरान ने अमेरिकी प्रभुत्व को काफी हद तक खत्म जरूर कर दिया। पूरी दुनिया के सामने जिस तरह की बातें ट्रंप करते रहे, अपने स्टैंड को बार बार बदलते रहे, ईरान आर्थिक और सामरिक तौर पर नुकसान में तो जरूर गया, लेकिन इस युद्ध में नहीं झुकने के कारण और ईरान की जनता के द्वारा अपनी सत्ता के साथ, अपने रिजीम के साथ खड़े रहने की जो मानसिकता थी, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सिर्फ सामरिक ताकत के बूते, सिर्फ मिसाइल और टेक्नोलॉजी की ताकत के बूते और सिर्फ डॉलर या आर्थिक ताकत के बूते, मौद्रिक ताकत के बूते पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं किया जा सकता। ईरान युद्ध को इसी के लिए याद किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई 2 हफ्ते के बाद भी ये सीज फायर टिका रहेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर लंबे समय तक रहे, बल्कि परमानेंट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए यशवंत सिन्हा जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।